हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग? सेफ एंड साउंड? वेरी गुड। चलिए, केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 10। हमने लास्ट टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिस्कशन किया था, है ना? फर्स्ट ऑर्डर में मैंने बताया था कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन विच आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, है ना? तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, राइट? चलिए, हमने फर्स्ट ऑर्डर में यह डिस्कस किया था कि अगर हमारा लेक्चर नंबर 10 है, हमने ये सारे फॉर्मूलाज जो है वो डिराइव किए थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मैंने बोला था कि फर्स्ट 4 जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं या फिर उसके बेस पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, और बाकी के जो हमने अलग अलग फॉर्मूलाज डिराइव किए थे वो मोस्टली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। आपको याद होगा तो जीरोथ ऑर्डर में मैंने आपको 6 ग्राफ बनवाए थे, उसमें 6 ग्राफ थे, 3 और 3, ठीक है? जबकि यहां पे फर्स्ट ऑर्डर में 8 ग्राफ है, 4 और 4। पहले वाले 6 तो है ही हैं, 2 नए आ गए हैं, 2 ग्राफ हमने यहां पे ऐड कर दिए हैं। एक्चुअली एक ही ग्राफ है, मगर एक टू द बेस यानी ln वाला फॉर्मूला यूज किया है हमने, और एक में हमने log वाला फॉर्मूला यूज किया, बस उतना ही फर्क है, ठीक है ना? सो देयर आर 8 ग्राफ्स। चलिए, ग्राफ्स रिलेटेड टू द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में सारे ग्राफ चेक करते जाते हैं और देखते जाते हैं कि ग्राफ हमें किस किस शेप का मिलता है या फिर किस तरह का हमें मिल सकता है, ठीक है ना? चलिए, कौन सा पैटर्न होगा, कौन सा उसका नेचर होगा। तो पहले बात करते हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन की। अगर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाओगे तो ये रेट है, ये कंसंट्रेशन है, तो ये क्या होगा? प्रोपोर्शनल है ये, यस। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ क्या मिलेगा मुझे? स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है? ये वाला ग्राफ मुझे क्या मिलना चाहिए? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलना चाहिए। नेक्स्ट, रेट वर्सेस टाइम। अब देखो, रेट वर्सेस टाइम के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास है, रेट वर्सेस टाइम। एक्चुअली मैंने ए नॉट की जगह पे ये यानी ए की जगह पे मैंने ए नॉट ई पावर माइनस के टी पुट कर दिया है। ये क्या है? ए नॉट ई का पावर माइनस के टी, ये एटी की वैल्यू है, एटी, ये एटी की वैल्यू है, ये रहा एटी, यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए नॉट ई का पावर के टी। यहां पे हम ए नॉट ई का पावर के टी पुट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आपके पास है। तो ये क्या शो कर रहा है? देखो, ये क्या शो कर रहा है कि रेट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ बनाओगे तो रेट और टाइम के बीच में रिलेशन क्या है? इनवर्स है, और ये होगा क्या? एक्सपोनेंशियल। ये ग्राफ आपको एक्सपोनेंशियल मिलेगा, मतलब इस ग्राफ का पैटर्न कुछ ऐसा होगा, इस ग्राफ का पैटर्न हमें कुछ ऐसा मिलेगा, राइट? बराबर से ऐसे फॉर्मूलाज याद रखना, ये फॉर्मूला रिलेशन जो याद रखोगे तो ग्राफ आराम से बना सकते हो। डायरेक्ट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खासकर काइनेटिक्स में। सॉल्यूशंस में ग्राफ बनाए थे हमने, याद है ना? सॉल्यूशन में भी हमने ग्राफ बनाए थे, मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर वाले ग्राफ थे, ठीक है? तो वहां पे डायरेक्टली ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? तो जहां भी फॉर्मूलाज है वहां पे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में भी ग्राफ बेस्ड पूछा जा सकता है, मगर मोस्ट ऑफ द केस मैंने जब ग्राफ्स बनवाए थे, जब थर्मोडायनेमिक्स में भी ग्राफ वगैरह मैंने सिखाया था, तब मैंने आपको बोला था कि केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही टाइप के ग्राफ होते हैं, सिर्फ 2 पैटर्न के ग्राफ है। एक तो या तो ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव स्लोप वाला, या फिर ऐसा
कर्व वाला आएगा या फिर ऐसा एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ आएगा। बस दो टाइप के ही ग्राफ हमारे केमिस्ट्री में होते हैं, लीनियर या फिर इस तरह का। ठीक है ना। चलिए तो ये जो है एक्सपोनेंशियल के लिए है। नाउ हाफ लाइफ टाइम वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आपको मैंने बोला था कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोले तो ए नॉट, यहां पे कहीं ए नॉट जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़े कम हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये वाला ग्राफ मुझे हमेशा क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बिकॉज for the first order reaction, for the first order reaction it is independent of the initial concentration. For the zeroth order, for the zeroth order it is dependent on the initial concentration. तो हमने क्या किया था, ऐसा ग्राफ बनाया था ना, यहां पे ए नॉट लिखा था, यहां पे ए नॉट बाई के लिखा था, ऐसा करके ग्राफ बनाया था हमने। यहां पे इनिशियल और यहां पे फाइनल हमने वैल्यूज पुट की थी, याद आया, राइट? ओके, नाउ अल्फा वर्सेस टाइम, अल्फा वर्सेस टाइम, अल्फा और टाइम के साथ का रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना है। अगर अल्फा वर्सेस टाइम देंगे तो ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियल ही है। तो ये ग्राफ भी हमें क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ही मिलेगा। ये कहां तक जाएगा, अल्फा का वैल्यू जहां पे 1 है वहां तक ये ग्राफ जाएगा। ठीक है, जहां तक अल्फा की वैल्यू 1 आती है वहां तक ये ग्राफ आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता जाएगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है ना। यहां पे अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये e टू दी पावर माइनस के टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये तो क्या होगा, अल्फा का वैल्यू 1 हो गया, मतलब कंप्लीट प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन गया, जो कि इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है। ठीक है, ये चारों ग्राफ बराबर समझ में आ गए। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, रेट वर्सेस टाइम, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा वर्सेस टाइम। तो ये हमें पता कैसे चले किसके वर्सेस किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इस फॉर्मूला से। ये फॉर्मूलाज हमें अगर याद है तो हमें पता चल जाएगा किसके वर्सेस किसका ग्राफ आपको इसमें पूछा जा सकता है। सो फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट। अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो बहुत ही अच्छा है, वरना वो पहले वाले 4 फॉर्मूला तो याद रख ही लो, क्योंकि आपको ग्राफ तो बोल दिया जाएगा ना, ग्राफ में तो आपको एग्जाम में बोल दिया जाएगा कि इसके वर्सेस इसका ग्राफ बनाओ, या फिर फॉर्मूला दे दिया जाएगा, फॉर्मूला दे दिया जाएगा, ये फॉर्मूला है तो उसमें ग्राफ बनाओ, तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c के बराबर हो रहा है। ठीक है ना, इस तरह से हो सकता है। इज इट ओके, यहां तक क्लियर है सबको? नाउ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ये भी एक्सपोनेंशियल है, तो ये क्या होता जाएगा, ऐसे एक्सपोनेंशियली घटता जाएगा। प्रोडक्ट का जो है वो कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होता जाएगा, ये इंक्रीज होता जाएगा और ये डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये टाइम पे कट करेगा मगर इनफाइनाइट टाइम पे जाके कट करेगा, ये इनफाइनाइट टाइम पे जाके ये कट करता है। इज इट ओके, ये क्लियर है सबको? नाउ अब दो नए ग्राफ हैं, ये तो 6 के 6 पुराने ग्राफ थे जो हमने पहले भी बनाए थे, अब नए ग्राफ आ रहे हैं। इन दोनों ग्राफ में आपको करना क्या है, चलो देखो, इसमें इसमें आपको दो ग्राफ जो दिए हैं, वो एक ग्राफ आपको जो दिया हुआ है वो ln80, ln80, अगर ये आपको दिख नहीं रहा है तो वापस लिख देता हूं मैं, ये ln80 है, यानी कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन एट t टाइम पे है, ln80 है, ये log 80 है। फर्क इतना ही है कि ln80 इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस के टी, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है। और ये लोग इसको ले लो तो log 80 इज इक्वल टू log a नॉट माइनस ये के टी अपॉन 2.303, हमने log में कन्वर्ट करना सिखाया था ना, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा। अब यहां से आप 2.303 उड़ा दोगे तो इसके नीचे एक 2.303 बचेगा। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा वो देखो। तो अब ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा, आपको दिख रहा है ना कि ये
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बराबर बनता है। तो यहां पे m क्या है? m जो है वो हमारा स्लोप है। तो यहां पे स्लोप कैसा मिल रहा है मुझे? नेगेटिव स्लोप मिल रहा है। ठीक है, तो दिखाते हैं यहां पे ग्राफ क्या बनेगा। यहां पे ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ये ग्राफ भी क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है। ये आपका मिलेगा मुझे एल एन ए नॉट। ये सी की वैल्यू है ना, इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट मुझे क्या मिलेगा? ए नॉट के बराबर मिलेगा। और ये इंटरसेप्ट मुझे क्या मिलेगा? लोग ए नॉट के बराबर मिलेगा। अच्छा, इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा यहां पे माइनस के। स्लोप होगा यहां पे माइनस के। स्लोप हो जाएगा माइनस के बराबर। और यहां पे जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा? यहां पे स्लोप हो जाएगा माइनस के बाय 2.303। माइनस के बाय 2.303 हो जाएगा। ये काम की है, स्लोप की वैल्यू काम की है, क्योंकि स्लोप से हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं। स्लोप का वैल्यू दे दिया जाए तो के मतलब रेट कांस्टेंट का वैल्यू मुझे मिल सकता है। माइनस के बाई 2.303 जो है वो स्लोप के बराबर हो जाएगा। आपको ये ग्राफ दे दिया जाए, स्लोप की वैल्यू दे दी जाए और बोला जाए कि इसका रेट कांस्टेंट निकालो, तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्लोप इज इक्वल टू माइनस के बाई 2.303। इज इट ओके? तो बराबर से ये सारे ग्राफ जो है एक बार देख लो, आराम से इसको चेक कर लो। जहां भी कहीं पे भी कोई भी ग्राफ अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे बताओ। अगर किसी भी ग्राफ में प्रॉब्लम है तो बताओ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ ग्राफ। चलो 8 ग्राफ है आपके पास। बराबर से देखो और बताओ मुझे, किसी भी ग्राफ में कहीं भी दिक्कत है क्या? अगर सब कुछ क्लियर है तो आगे चलते हैं। तो डन 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 कर दो। डन हो गया? डन 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 डन। लास्ट वाला देखो, ये एल एन ए टी था, एल एन ए नॉट माइनस के टी, ये तो समझ में आ गया। अब इसका मैंने लॉग किया तो ये एल एन ए टी जो है ये वाला मिटा देता हूं मैं। मैंने क्या बोला? दो टाइप के ग्राफ हो सकते हैं, एक तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला, और दूसरा लीनियर। तो अब देखो इसमें ये हमारे पास है एल एन ए नॉट, एल एन ए टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। अब इस एल एन को कन्वर्ट करूंगा मैं लोग में, तो 2.303 लोग ए टी इज इक्वल टू 2.303 लोग ए नॉट। मैंने क्या किया? उसको टू द बेस ई था, उसको टू द बेस 10 लेके आ गया, माइनस के टी। अब इसमें से 2.303, इन दोनों में से 2.303 कॉमन ले लो, तो 2.303 log 80 इज इक्वल टू 2.303 log ए नॉट माइनस के टी ओवर 2.303। यहां पे 2.303 नहीं था ना, तो मुझे उसको डिवाइड कर देना पड़ेगा ना। तो ये 2.303 2.303 कैंसिल हो गया। सो फाइनली आई विल गेट द इक्वेशन
log 80 इज इक्वल टू log a नॉट माइनस KT ओवर 2.303, है ना, ये फॉर्मूला आ गया ना। इस फॉर्मूला को कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। y एक्सिस पे क्या लिया मैंने, log 80, y एक्सिस पे क्या लिया, log 80, और x एक्सिस पे क्या लिया, t, टाइम। ठीक है, तो ये इतना पार्ट जो है वो क्या हो गया, ये -2.303 के किसके बराबर हो गया, m के बराबर हो गया ना। ये -k/2.303 m मतलब स्लोप, स्लोप के बराबर हो गया। और x एक्सिस पे क्या लिया मैंने, टाइम। और ये तो हमारा c है ही है, ये तो c है हमारा, c मतलब इंटरसेप्ट, ये वाला इंटरसेप्ट यहां से यहां तक का, जहां पे ये ग्राफ कट कर रहा है वहां से। तो ये log a नॉट हो गया और स्लोप हो गया इतना -k/2.303। ठीक है ना, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ मैंने कंपेयर किया। अभी क्लियर है बेटा, अभी क्लियर है। श्रुति बताओ बच्चे, क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं, समझा ना, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। नाउ some important reactions which follows first order reaction. Now I am going to give you some examples of first order reaction which are important, which we are going to deal with. Okay, chalo, first example, as I told you yesterday, yahan pe title de do, some examples, some important examples of first order kinetics. ठीक है ना, some examples of first order kinetics. नंबर 1 जो बहुत ही काम का है वो है न्यूक्लियर रिएक्शंस, अदरवाइज यू कैन से रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी इन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जो रेडियो एक्टिविटी है ना, या फिर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है रेडियो एक्टिविटी जैसे, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी आता है, वहां पे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत काम का है। बिकॉज रेडियो एक्टिव डीके इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपके फिजिक्स में जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है, सॉरी न्यूक्लियर फिजिक्स जो है, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में जो एटम्स वगैरह का पार्ट आता है ना, उसमें आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट आता है। तो उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स काम में आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, नंबर टू ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया। ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का ग्रोथ और बैक्टीरिया का जो डीके होता है ना, वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, राइट, वो भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। नंबर 3 सम केमिकल रिएक्शंस, आप इससे तो परिचित हो, इसको जानते हो ना, ये हमने कई बार लिखा है। ये N2O5 gives 4NO2 plus O2, 8 10, ये 10 ऑक्सीजन 4 नाइट्रोजन। ठीक है, ये वाला आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नंबर 4 डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो डिकम्पोजिशन है वो भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस यानी रेडियो एक्टिविटी जो है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, डीके ऑफ बैक्टीरिया भी फर्स्ट ऑर्डर है।
N2O5 का डिकम्पोजिशन और H2O का डिकम्पोजिशन, ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नाउ अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। किसी भी एस्टर का अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव CH3COOC2H5 plus H2O in presence of H plus, it gives acetic acid and ethanol. This is known as hydrolysis. ठीक है, ये प्रोसेस है आपका हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिक मीडियम में होने वाला हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, अब देखो इस प्रोसेस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, स्टार लगा दिया मैंने, क्योंकि क्योंकि यहां पे मैं आपको दो चीजें सिखाने वाला हूं, दो चीजें सिखाने वाला हूं, एक नया वर्ड इसमें इंट्रोड्यूस करने वाला हूं मैं। देखो इस प्रोसेस में एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या होता है, एस्टर जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट होता है एसिड। ठीक है, ये आपका एस्टर है, एस्टर कन्वर्ट हो जाएगा इस कार्बोक्सिलिक एसिड में एंड अल्कोहल में। ठीक है, अब देखो इसमें ओरिजिनली ओरिजिनली आपको क्या दिख रहा है, एस्टर और ये वाटर, ये दो चीजें यहां पे काम कर रही है बेटा, यहां पे दो चीजें इस रिएक्शन का पार्ट है, एक तो है आपका एस्टर, दूसरा है आपका पानी। मतलब इसका जब मैं रेट इक्वेशन लिखूंगा तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, या फिर क्या लिखना चाहिए मुझे, रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एस्टर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर, मैं एस्टर लिख रहा हूं, कोई भी ले लो, दुनिया भर का कोई भी एस्टर ले लो, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसके रेट इक्वेशन में मुझे क्या लिखना चाहिए बेटा, एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन। मगर मगर पानी जो है वो एक्सेस होने की वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मायने नहीं रखता, मतलब ये होना चाहिए था सेकंड ऑर्डर, ये होना चाहिए था सेकंड ऑर्डर, मगर हो क्या रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर। सुनो, होना चाहिए था ये सेकंड ऑर्डर क्योंकि दोनों का पावर वन वन ले लो, अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये एक और इसका भी पावर एक, मतलब ये सेकंड ऑर्डर होना चाहिए था। मगर पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है वो नोटेबल नहीं है, चेंज हो रहा है मगर बहुत ही कम। हमने अभी ग्राफ बनाया था ना, यहां पे हमने यहां पे ग्राफ बनाया था ना, ग्राफ क्या बनाया था हमने, जो रिएक्टेंट उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियली कम होता है। अब एक्सपोनेंशियली कम होने में कुछ ऐसा ग्राफ बनना तो चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन कम तो होना चाहिए, मगर कम हो गए नहीं तो ग्राफ कहां रहेगा, वहीं रहेगा। मतलब वापस देख लो यहां पे, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका ग्राफ मुझे क्या मिला था, वर्सेस यहां पे था टाइम, तो ये फॉर्मूला क्या था, AT इज इक्वल टू A0 E⁻−KT। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, ये ग्राफ ऐसे बनना चाहिए। अगर मान लो दो रिएक्टेंट हैं तो दोनों रिएक्टेंट के लिए मुझे ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन मान लो ये आपका एस्टर है और पानी का कॉन्सेंट्रेशन यानी अमाउंट बहुत ज्यादा है, मगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम ही नहीं हो रहा, यहीं पे रहता है, इतना ही हुआ है, चलो इतना ही हुआ। इस पूरे टाइम को खत्म होने के बाद टाइम चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, मगर इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या रहा, कांस्टेंट। टाइम चलता गया मगर पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये H2O के लिए है, H2O का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहा, कांस्टेंट, चेंज ही नहीं हुआ। मतलब क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो गया, टाइम हो गया। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है मतलब इसके ऊपर
इस रेट के ऊपर इस पानी का कोई इन्फ्लुएंस है ही नहीं, इस पानी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, सिर्फ किसका इन्फ्लुएंस है, एस्टर का, क्योंकि एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है। इसलिए इस तरह के रिएक्शंस को बोला जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, PaCO-DO, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब समझ में आया? मुझे शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में किसी ने मुझे पूछा था कि सर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ऐसे किसी ने पूछा था, कहीं पे पढ़ा होगा तो मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर क्या होता है, तो ये होता है बेटा स्यूडो ऑर्डर। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है इट इज सीम्स लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के जैसा, स्यूडो का मतलब होता है के जैसा, राइट? सो दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब समझ में आया? अब अगर जब तक मैं आपको जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर नहीं समझाता तब तक तो ये समझा नहीं सकता था, वरना आपको सब ऊपर से जाता तब मैंने समझाया होता। तो मैंने उसके क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया, मैंने उसको, हाँ तब मैंने ऐसे ही अनदेखा कर दिया। मैं सारे आपके कमेंट्स रीड करता हूं, मुझे सारे क्वेश्चंस पता होते हैं, मगर जब उसका टाइम आता है तभी उसका आंसर देता हूं। जैसे कि आज भी क्वेश्चंस पूछे दो लोगों ने मुझे, मुझे पता है मेरे दिमाग में है वो, उसका आंसर टाइम आने पे दूंगा, अभी टाइम खराब नहीं करेंगे उसके लिए। सो रेट इज इक्वल टू के एस्टर का पावर 1। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत एक्सेस है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में आ गया, सिर्फ एस्टर के रिस्पेक्ट में। सो दैट इज नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इज इट ओके? है ना, ये क्लियर हो गया सबको बेटा? चलो ऐसा एक और एग्जांपल भी मैं आपको दे रहा हूं यहां पे, इसको मिटा दे, एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पे, सिक्स्थ एग्जांपल ले रहा हूं, वो भी इसी तरह का है। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, inversion of cane sugar, C12H22O11 plus H2O glucose and fructose। ठीक है, ये होता है डेक्स्ट्रो, ये ग्लूकोज भी होता है डेक्स्ट्रो, मगर आपका फ्रक्टोज होता है लीवो। ठीक है, ये आपका सुक्रोज जो है या कैन शुगर जो है, कैन शुगर को बोलते हैं सुक्रोज, कैन शुगर को बोलते हैं सुक्रोज। अब ये सुक्रोज जो है C12H22O11 वो एक्चुअली डेक्स्ट्रो होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड पे डिवाइड करेगा, है ना। और ये जो फ्रक्टोज होता है वो क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड करता है, मतलब वो लीवो होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो जब एक केन शुगर का डिकम्पोजिशन होता है ना, ठीक है ना, ये समझा, इसका जब हम इन्वर्जन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, प्रोसेस तो हाइड्रोलिसिस है बच्चा, ये तो हाइड्रोलिसिस ही है ना, कहानी तो हाइड्रोलिसिस की ही है। मगर इसको इन्वर्जन नाम क्यों दिया, इन्वर्जन इसलिए दिया क्योंकि ये डेक्सट्रोज से लीवो में कन्वर्ट होता है, मगर ये लीवो वाला जो है ना वो इस डेक्सट्रो के कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट में होता है, फ्रुक्टोज ज्यादा अमाउंट में बनता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन। वापस याद कराता हूं, हमने आपको जब SN1 मैकेनिज्म सिखाई थी, तब SN1 मैकेनिज्म में मैंने बोला था कि फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, वो कार्बोकैटायन पे आपका न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है, तो वो रिटेंशन वाला 50% और इन्वर्जन वाला 50% बनता है। मगर मैंने बोला था कि इन्वर्जन वाला ज्यादा बनता है, वो एग्जैक्ट 50% नहीं होता, वो 50.5% या 50.4% होता है, और वो 49.5% होता है, मतलब
बहुत ही कम अमाउंट में इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है, इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है। यहां भी वही है बेटा, ये डी के कंपैरिजन में एल वाला जो जो फ्रुक्टोज है वो भी आपको क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, मोर अमाउंट में मिल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इन्वर्जन, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में इन्वर्जन हो रहा है, सो दैट इज अल्टीमेटली इवेंचुअली इट इज इन्वर्जन। So the process is inversion of cane sugar. This is also a pseudo first order reaction. This is also a kind of pseudo first order reaction because the water we have taken is in excess, or it should be in excess. If we are not having this water in excess amount, the hydrolysis could not carried out, right? Similarly, the ester and water should be in an excess amount. ऐसा ही होना चाहिए, right? तो ये भी क्या है बच्चा, ये भी क्या है, pseudo first order reaction है, similar to this hydrolysis of ester. Is it okay? ये समझ में आया? तो acid hydrolysis of ester and inversion of cane sugar are pseudo first order reactions. If I am going to write the rate equation, rate equation is rate is equal to k sugar power 1 water power 1, जो है वो हम क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे, उसको हम नहीं काउंट करेंगे। 80/k में लिखाने के लिए बोला था, यस। तो अब वापस आप ये चीज लिखने के बाद अब 80/k लिखो, अब 80/k आएगा आपको। यहां तक लिख लो, यहां तक हो जाए तो बात मुझे बताओ। 5 एग्जांपल्स, 6 एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। रेडियो एक्टिविटी, ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया, ये दो तो है ही है केमिकल रिएक्शन के लिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस और इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। ये लिखने के बाद लिखो 80/k। अब लिखो 80/k, एड टू योर नॉलेज। अब आपके नॉलेज में बढ़ोतरी करो। लिखो 80/k। डन, लिखाओ। इन्वर्जन ऑफ cane sugar, inversion of cane sugar and acidic hydrolysis of ester and acidic hydrolysis of ester are pseudo first order, are pseudo first order reactions, are pseudo first order reactions. उसमें लिखो नीचे ही, नीचे नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो, दिस फिनोमिना मतलब ये शूडो फर्स्ट ऑर्डर का फिनोमिना, शूडो वाला फिनोमिना, दिस फिनोमिना was explained by this phenomena was explained by Oswald. This phenomena was explained by Oswald, by Oswald, Ostwald, Oswald. He suggested he suggested that he suggested that if
if there are two or more reactants, if there are two or more reactants, two or more reactants, to find the order of reaction, to find the order of reaction, we can keep the concentration of keep the concentration of one of the reactant very low, one of the reactant very low, or keep the concentration very high, keep the concentration very high except one reactant, keep the concentration very high except one reactant, and the order of reaction can be derived and the order of reaction can be derived with respect to that one reactant, can be derived with respect to that one reactant. ठीक है? Is it okay? यस आशिया, करेक्ट है बच्चे, बराबर है बेटा। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मगर ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि टू ही है या वन ही है, ऐसा नहीं, क्योंकि इस वाले स्यूडो रिएक्शन में मोलिकुलरिटी 2 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है ना। मान लो 3 ले लिए और तो मोलिकुलरिटी 3 भी हो सकती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। किन्हीं दो का कॉन्सेंट्रेशन कम करो, एक का बहुत हाई रखो, तो उन दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो सकती है, मोलिकुलरिटी 3 हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग, है ना, ये कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा हम पर्टिकुलर नहीं बोलेंगे कि मोलिकुलरिटी 2 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ, मगर ये है कि मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैच नहीं करेगा, मगर वो तो कई सारे एलिमेंट्स में नहीं करता है। तो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस पे इसको समझना गलत है ना। बोल सकते हो, इस रिएक्शन के लिए बोल सकते हो, मगर ये यूनिफॉर्मली या फिर यूनिवर्सली गलत है, क्योंकि कुछ भी, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। स्यूडो का मतलब इतना है कि जो दिख रहा है वो नहीं है, जो दिखता है वो नहीं है। स्यूडो नेचर, स्यूडो पर्सनालिटी, इसके लिए भी वर्ड यूज किया जाता है। स्यूडो पर्सनालिटी मतलब जो दिख रहा है वो नहीं है। आपको दिख रहा है, अरे ये बंदा तो बहुत ही अच्छा है, बहुत नोबल है, मगर बैक स्टैबिंग करता होगा, ऐसा भी हो सकता है ना, तो नोबल नहीं होगा। सो दैट इज नोन एज स्यूडो पर्सनालिटी। स्यूडो का मतलब जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। हाथी की तरह, हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं, है ना, तो वो स्यूडो टिथ है। ठीक है, टस्क बोलते हैं ना इसको, टस्क। हाँ, मैं यार डिस्कॉर्ड पे लेने वाला था, मगर कुछ हुआ नहीं यार, डिस्कॉर्ड ऑपरेट नहीं कर पाया मैं।
एक दो जगह पे मैंने ट्राई किया, मगर एक बार हम सर्कल में ट्राई कर लेंगे, बाद में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वरना मैंने सर्वर तो बना लिया है ऑलरेडी, सर्वर तो बन चुका है, सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगा तो हो जाएगा। आपको भी डाउनलोड करना पड़ेगा, मगर मैंने देखा कि कई लोगों के मोबाइल में कुछ एक दो जगह एक दो जनों के साथ मैंने ट्राई किया और उनके एक्सेस नहीं मिल रहा था उसमें, तो मुझे वो वाला लिंक भेजना पड़ेगा। मुझे सुजय ने भेजा है एक लिंक, वही मैं सब लोगों को भेज दूंगा, तो ओरिजिनल डिस्कॉर्ड जो है डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, करते हैं, कुछ करना तो पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी बात होगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आप लोगों के पास डिस्कॉर्ड है क्या? आप लोगों ने डाउनलोड किया है? ठीक है, चलो आज शाम को ट्राई करते हैं। शाम को तो खैर मैं जूम पे लेने वाला हूं यार। चलो ठीक है, शाम को ट्राई करेंगे, पहले क्वेश्चंस कर लेंगे, थोड़ा टाइम बचेगा तो हम डिस्कॉर्ड पे थोड़ा कोशिश कर लेंगे, 4-5 लोग, बाद में सब लोगों को वो डाउनलोड करवा लेंगे। ठीक है, चलो पहले तो थोड़ा ये एक बार करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये इंटरनेट का इश्यू है, तो डिस्कॉर्ड चलेगा या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। ओके चलो, रजिस्टर्ड हो ना, वेरी नाइस। चलो ओके, अब देखो, आप 80 बाई के लिख रहे थे, 80 बाई के में एक लास्ट एक और पॉइंट लिख लो, एक और लास्ट पॉइंट लिख लो इसमें। बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, मतलब एस्टरिफिकेशन, बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर मींस एस्टरिफिकेशन इज, बताओ कौन से ऑर्डर का होगा? एस्टरिफिकेशन जो है वो कौन से ऑर्डर का होगा? फॉर्मेशन ऑफ कैन शुगर कौन से ऑर्डर का होगा? बताओ, दोनों का सेम ऑर्डर आएगा, एस्टरिफिकेशन का ऑर्डर बताओ क्या होगा, सोचो बॉयज एंड गर्ल्स। एस्टरिफिकेशन मतलब ये रिवर्स रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी? बताओ, एस्टरिफिकेशन ये वाला प्रोसेस, उल्टा प्रोसेस कौन से ऑर्डर का होगा? ये क्वेश्चन महाराष्ट्र बोर्ड में पूछा गया था, बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा गया था ये। एस्टरिफिकेशन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन? एस्टरिफिकेशन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, otherwise which order of reaction? वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग गलत हो। अरे यहां पे एसिड और अल्कोहल यूज कर रहे हो ना, एसिड अल्कोहल में ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? एस्टर बनाएंगे, दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इन दोनों का इक्वल अमाउंट यूज होगा, इसमें कुछ ऐसा बोला नहीं कोई एक्सेस है कोई एक्सेस नहीं है, ऐसा करके कुछ नहीं बोला है ना? सो इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यस, सिमिलरली दिस इज आल्सो एन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये भी आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, राइट? सो डू रिमेंबर दिस, लिख लो, क्या लिखा? एस्टरिफिकेशन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, लिखो, इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नीचे एक टाइटल दे दो, छोटा सा पॉइंट सिखा देता हूं मैं आपको। अभी जो ऑसवाल्ड वाली बात हुई ना, उस ऑसवाल्ड वाला पॉइंट एक बार बता देता हूं मैं। नीचे एक छोटा सा टाइटल दे दो, ऑसवाल्ड्स मेथड टू कैलकुलेट और टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो मैंने ऊपर लिखवाया उसी चीज को मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, ऑसवाल्ड्स मेथड टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज A plus B plus C gives प्रोडक्ट, ठीक है?
चलो, केस 1, ए लो, बी एंड सी वेरी हाई। ठीक है, सो वी गेट the order with respect to A. केस नंबर 2, ये लिखोगे तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगी चीजें कि कैसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर काम करता है, या सूडो ऑर्डर कैसे काम करता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये वेरी हाई, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन वेरी हाई कर दो, सो वी गेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to C, and so on and so on. एंड सो ऑन मतलब अब ए का और सी का हाई रखो, बी का कम रखो, तो बी के रिस्पेक्ट में मिलेगा। ए बी दोनों का कम रखो, सी का हाई रखो, ए बी के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अरे वो अमाउंट में नहीं है प्रथमेश, वापस से सुनो। आपका आपका जो है ये, हाँ, उसका जो वैल्यू है डेक्स्ट्रो और लीवो का, प्लस और माइनस में जो वैल्यूज होंगी ना, वो ज्यादा या कम होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू, कितने डिग्री का रोटेशन कर रहा है, वो वैल्यू ज्यादा या कम होगी। एक का वैल्यू होगा -119 और ऊपर वाला वैल्यू होगा प्लस में 85, ऐसे ज्यादा या कम, राइट। उसका जो रेडिएशन यानी उसका जो डेविएशन जो है ना, वो डेविएशन में ज्यादा या कम, राइट। ठीक है ना, ओसवाल्ड मेथड ये समझ में आ गया। एक का कॉन्सेंट्रेशन कम रखा तो उसके रिस्पेक्ट में, इसमें सी का कम रखा तो सी के रिस्पेक्ट में, बाकी दोनों का हाई रखा। इस तरह से क्या करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो ओसवाल्ड मेथड यूज किया जाता है, ये ओसवाल्ड्स मेथड है। तो एक वर्ड मैंने आज अभी बताया आपको, स्यूडो, स्यूडो वर्ड बताया, और दूसरा जो जिसने ये बताया था वो साइंटिस्ट का मैंने आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दिया, दैट इज ओसवाल्ड। ठीक है, चलिए मिटा देता हूं इसको मैं। अब लिखो सम इंपॉर्टेंट ओसवाल्ड वाला मिटा दे, ओसवाल्ड डन। अगर तीन में से दो के कॉन्सेंट्रेशन लो रखें और जिसका हाई और उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर लेना है, क्या? नहीं 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 नहीं, जिसका कम होता है उसके रिस्पेक्ट में ही ऑर्डर मिलता है, क्योंकि मैंने बताया ना जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई लोगे, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई लोगे उसका तो वो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अगर आपने तीन चीजें ली, दो चीजों का मैंने हाई रखा कॉन्सेंट्रेशन, तो ग्राफ क्या मिलेगा मुझे, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। एक के रिस्पेक्ट में मुझे क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा, है ना। तो हाइपरबोलिक जो कर्व मुझे मिल रहा है वो एक के रिस्पेक्ट में मिलेगा। अगर दो का आपने कम रखा तो दो के लिए हाइपरबोलिक मिलेगा, एक का स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो जिसका हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, जिसका लो होता है इसलिए तो क्या करते हैं, इसलिए तो ये दो केसेस ज्यादा यूज किए जाते हैं कि एक यानी एक ही केस ऐसे देखा जाए तो एक का कॉन्सेंट्रेशन लो और दो का हाई, एक का कॉन्सेंट्रेशन लो रखो, दो का हाई रखो, वो वाला केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ये दोनों केस हमने बता दिया आपको। तीसरा बना सकते हो, ए और सी का हाई, बी का लो, एक का लो रखो बाकी सबका हाई रखो, तो एक के रिस्पेक्ट में आपको मिल जाएगा, राइट। बी का लो रखो, ए सी का हाई रखो तो बी के रिस्पेक्ट मिल जाएगा। सी का लो रखो, ए बी का हाई रखो तो सी के रिस्पेक्ट मिल जाएगा। इस तरह से ए बी सी तीनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मिल गया, तीनों को ऐड कर दो, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे मिल गया। समझा? मैंने आपको जो फिफ्थ भेजा है ना, फिफ्थ जो डीपीपी, उस फिफ्थ डीपीपी में ऐसे कई सारे टेबल्स हैं,
तो टेबल वाले क्वेश्चंस हम करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हाई लो क्या कहानी है। 2 का लो रखेंगे तो दोनों के रिस्पेक्ट मिलेगा, मगर वो वाला ज्यादा यूज नहीं करा जाता। 2 का लो रखेंगे तो दोनों के रिस्पेक्ट में मिलेगा, मगर वो नहीं करा जाता। एक को कम करके ही रखा जाता है क्योंकि वो ज्यादा इजी है ना। एक का कॉन्सेंट्रेशन कम रखो, 2 का बहुत हाई रखो, तो उसके कंपैरिजन में उसके रिस्पेक्ट में मुझे ऑर्डर मिल जाएगा। ऐसे ही 3 बार करो, क्योंकि उसमें भी उन 2 के रिस्पेक्ट मिलेगा। बाद में वो चेक करना पड़ेगा कि अब टोटल ऑर्डर मान लो 3 मिल रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में 1, किसके रिस्पेक्ट में 2, किसके रिस्पेक्ट में 0, किसके रिस्पेक्ट में 3, वो भी देखना पड़ेगा ना। तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो 2 का कॉन्सेंट्रेशन लो करके 1 का हाई रखने वाला कहानी नहीं करते। हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, वो हो सकता है, मगर वो वाला केस ज्यादा यूज नहीं करते। और क्यों करें, टाइम फालतू में क्यों बर्बाद करें। उससे अच्छा 1 का कम रखो, बाकी सबका हाई रख दो, बस कहानी खत्म। ऐसा 3 बार करना पड़ेगा, है ना। कितना कम करना मतलब, हाँ 1 का रखो 1 मोल, मान लो 1 का रख लिया 1 मोल, और बाकी का रख लो 100 मोल। 100 गुना ज्यादा रखो ना, 1000 गुना ज्यादा रखो ना, हमें जितना ज्यादा उतना अच्छा है। 1 का मैंने ले लिया 1 मोल, और बाकी सबका ले लिया 1000 मोल। यहां पे 1 का लिया 1 मोल, 1 का ले लिया मैंने 1 मोल, और इन दोनों का ले लिया 1000 मोल। तो है ना। तो इसके सामने इन दोनों का कितना होगा, मान लो 1 मोल यूज हुआ, तो ये 999 मोल्स, 999 मोल्स क्या रहेगा, बचेगा। रिमेनिंग, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ ना। इसका तो पूरा खत्म हो गया, 1 तो ए तो पूरा खत्म हो गया, मगर बी और सी जो है वो कितना 99.99999 जो है वो 999 बच गया। मतलब इसके रिस्पेक्ट में तो कोई ऑर्डर हमें मिलेगा ही नहीं, जो मिलेगा वो किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा, हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसके रिस्पेक्ट में, राइट। एक हमें हाई रखना है और एक का लो रखना है। यस, ये समझा ना, ये मैंने बताया ना, 1 मोल है और सामने वाले 1000 मोल ले लो। हाई रखने में कौन मना कर रहा है, लो रखने में कौन मना कर रहा है, मगर डिफरेंस इतना ज्यादा रखो कि इसके 1 मोल का खत्म होने पे ग्राफ कुछ हमें एक रिस्पेक्ट में एकदम से हाइपरबोलिक मिले, जबकि इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो 9999 कांस्टेंट रहेगा। दैट्स व्हाई, ये समझा। अब इस ए के रिस्पेक्ट में मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल सकता है। इज इट ओके, क्लियर है ना। चलो मिटा देते हैं इसको। अब लिखो सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये बच्चा, हमने आपको ग्राफ जो बताया बताया वो हम जो है सारी चीजें बता रहे हैं वो आपका मेंस और एडवांस लेवल तक चला जाता है। हाँ, हमने जो जीरो ऑर्डर के लिए 6 ग्राफ बनाए थे ना, वो 6 ग्राफ जो है वो आपके मेंस और नीट लेवल के हैं। इसमें जो 8 ग्राफ बनाए ना, उसमें 2 ग्राफ जो है वापस आपके एडवांस लेवल तक चले गए। यानी मैंने जितनी नोट्स लिखवाई, जितनी चीजें आप लिख रहे हो, वो मोर देन इनफ है। इतना कर लो, बेड़ा पार, अच्छे से अच्छा रैंक ले पाओगे। केमिस्ट्री में 120 प्लस नंबर चाहिए सबके, आउट ऑफ 180 120 प्लस नंबर आएगा, तभी आपका एनडब्ल्यूटी की बात कर रहा हूं एनडब्ल्यूटी में 120 प्लस आएगा, तब जाके आपका जो है वो रैंक आ पाएगा 600 प्लस। हमारा टारगेट है 650। क्या टारगेट है, 650, राइट। 650 टारगेट इसलिए है क्योंकि इस बार की एग्जाम में 650 वाले खूब हैं, खूब हैं। और इस बार जैसा पेपर है वैसा ही पेपर नेक्स्ट ईयर भी रहने वाला है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो 650 प्लस लाओगे तो अच्छे से अच्छी मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। सिमिलरली इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आपके केमिस्ट्री में जो नंबर है वो 70 to 80 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 100। अगर 70-80 मार्क लेके आए केमिस्ट्री में तो बेड़ा पार। मैथ्स में सब लोग मेहनत करते हैं, और जिनका जेई होता है उनका फिजिक्स भी अच्छा होता है। अगर केमिस्ट्री में 80 मार्क्स लेके आ गए तो बेड़ा पार। मैं तो कह रहा हूं 100 आउट ऑफ 100 लेके आओ, मगर 80 भी लाओगे तो अच्छा है, अच्छी आपको एनआईटीज मिल सकती है। और एडवांस का पेपर देने के लिए तो क्वालिफिकेशन तो है ही है वो, है ना। जबकि एनडब्ल्यूटी में क्या होता है, मेडिकल वाले बच्चे बायो सब लोग करते हैं,
बायो सबका जबरदस्त होता है, फिजिक्स सबका ठीक ठाक होता है, केमिस्ट्री बचाता है सबको। वो दोनों में, जेई और नीट दोनों में रैंक डिसाइड करने के लिए केमिस्ट्री काम करता है, याद रख लेना। एक बार मैं इसके लिए स्ट्रेटेजी भी एक बार डिस्कस करूंगा। मेरे पास ऑलरेडी आपके जो सीनियर्स हैं, यानी ये रिपीटर्स जो हैं, उन लोगों को मैंने ऑलरेडी ये एक भेजा हुआ है, पूरा स्ट्रेटेजी कैसे काम करते हैं वो आपके साथ भी एक बार शेयर करूंगा मैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए। मगर पहले इस पे आगे बढ़ते हैं। तो जितना मैं करवा रहा हूं उतना तो आपको मिनिमम करना ही है, इतना करोगे तो आपका बेड़ा पार, आपको कोई रोक नहीं सकता, कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए, राइट। चलिए, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नंबर 1, सुनना बच्चा बराबर से। समझना, इक्वल, फ्रैक्शन और परसेंट will be reacted in equal time, otherwise equal time interval, equal time interval, ठीक है। ये समझना बच्चा, जीरो ऑर्डर से कैसे ये अलग है वो बता रहा हूं मैं। इक्वल फ्रैक्शन और परसेंटेज विल बी रिएक्टेड इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब मान लो हमने 100 लिया, 100 का 10% रिएक्ट हुआ, मतलब कितना बचा, 90 बच गया। ये कितने टाइम में हुआ, 5 मिनट्स। सुनना बराबर से, 100 से 90 बना, मतलब 10% रिएक्ट हुआ कितने टाइम में, 5 मिनट्स में। अच्छा, अब इस 90 का भी 10% रिएक्ट होगा। 90 का 10% कितना होता है, 81, यानी 90 का 10% हो गया 9, तो 90 में से 9 माइनस कर दो तो 81 बच गया। तो इसके लिए भी कितना टाइम लगेगा बेटा, इसके लिए भी मुझे टाइम लगेगा 5 मिनट्स। अच्छा, इस 81 का 10% रिएक्ट करवाने के लिए भी मुझे क्या लगेगा, 5 मिनट से लगेगा। 81 का 10% क्या होता है, 8.1, यानी ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 72 पॉइंट, इसमें 81, हाँ 72.9 बचेगा, ये रिमेनिंग है, हाँ ये रिमेनिंग है। अच्छा, इसमें से इसका भी वापस 10% करना है मुझे, तो इसके लिए भी क्या लगेगा, 5 मिनट्स लगेगा। इसको माइनस करो ना, इसका 10% कितना हो जाएगा, 7.29, मतलब 7.3 ले लो इसको, इसमें से 7.3 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, 65.6। इज इट ओके? तो वापस से सुनो, 10%, 10%, 10%, मतलब एक फ्रैक्शन में ये रिएक्ट हो रहे हैं। तो जब इसको फ्रैक्शन में रिएक्ट करवाते जाओगे तो उसमें लगने वाला टाइम जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये जीरोथ ऑर्डर से यहीं पे अलग होता है। जीरोथ ऑर्डर में क्या हुआ था, 100 टू 90 होने के लिए मान लो 5 मिनट, तो 90 टू 80 होने के लिए 5 मिनट, 80 टू 70 होने के लिए 5 मिनट, वहां पे ऐसे चल रही थी बात। यानी वहां पे डिफरेंस जो है वो क्या था, इक्वल था, डिफरेंस इक्वल था। यहां पे क्या है हमारा, फ्रैक्शन इक्वल है, मतलब रेशियो इक्वल है, तो ये जीपी है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं ना, यहां पे रेशियो हमेशा इक्वल रहता है, इसका रेशियो हमेशा इक्वल रहता जाएगा। रेशियो मतलब, या इन दोनों के लिए बात करो तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और ये क्या है आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, 100/90, मतलब ये 10/9 हो गया, कट कट कर दो इसको, तो ये 10/9 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए बात करो, ये क्या हो जाएगा, 90/81, ये A0 हो गया, ये 80 हो गया, ये भी क्या हो गया, 10/9,
अच्छा, इसके लिए बात करो, ये 81/72.9 करो, क्या आएगा ये 10/9। अब ये इनिशियल, ये फाइनल, तो ये भी हो जाएगा 10/9। इसके लिए चेक करो, 72.9 डिवाइड बाई 65.6, ये भी क्या हो जाएगा 10/9। आई बात समझ में? समझ आई ना बात? ये रेशियो हमेशा क्या रह रहा है? कांस्टेंट रहता है। जब आपका रेशियो कांस्टेंट रहता है, रेशियो अगर कांस्टेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी में चलता है ये हमेशा जीपी में चलता है। जीरोथ ऑर्डर एपी है, फर्स्ट ऑर्डर जीपी है। यस, जीरोथ ऑर्डर जो है वो एपी है, मतलब डिफरेंस सेम है, वहां पे डिफरेंस सेम है। 100 से 90, 90 टू 80, 80 टू 70, 70 टू 60, 60 टू 50, 10 10 10 10 10 10 का डिफरेंस, तो उसके लिए लगने वाला टाइम सेम जीरोथ ऑर्डर में। जबकि यहां पे क्या है बच्चा, यहां पे जो फ्रैक्शन है या परसेंटेज ऑफ रिएक्शन है वो सेम टाइम में खत्म होता है। इज इट ओके? वहां पे क्या था, शुरू के 10 को चेंज होने के लिए जो टाइम लगता है वही लास्ट वाले 10 को चेंज होने में टाइम लगता है। 100 टू 90 होने के लिए वहां पे मान लो 5 मिनट लगती है, तो 10 टू 0 होने में भी आपको टाइम 5 मिनट ही लगेगा। मगर यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे फ्रैक्शन का डिफरेंस है, फ्रैक्शन का चेंज है, तो हमेशा जीपी में चलता है। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत काम की चीज। इक्वल फ्रैक्शन और परसेंटेज विल रिएक्टेड इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल में ये रिएक्ट करता है। और इसके लिए हम फॉर्मूला अगर यूज करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम k इज इक्वल टू, ये आपका जो फॉर्मूला था 1/t ln a नॉट बाई a नॉट माइनस एक्स, और आप लिख सकते हो k इज इक्वल टू 1/t ln a नॉट अपॉन 80। ये तो 80 के बराबर ही तो है, a नॉट एक्स तो 80 तो है, ये रहा ना। अब ये टाइम क्या है, टी फिक्स है ना, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, यानी सबके लिए टाइम तो फिक्स हो जाएगा, सबके लिए टाइम तो फिक्स हो जाएगा। अब 80 ए नॉट बाई 80 क्या है, ए नॉट बाई 80 तो हमेशा क्या रहा है 10/9, 10/9 हमेशा, मतलब सबके लिए के का वैल्यू क्या आएगा, इन सबके लिए के का वैल्यू क्या आएगा, सेम। अगर के का वैल्यू सेम है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हीट एंड ट्रायल मेथड याद करो, हीट एंड ट्रायल मेथड, मैंने बोला था आपको कि अगर के की वैल्यू जो है वो इक्वल रहती है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला डाला और के का वैल्यू हमें कांस्टेंट मिला तो जीरो ऑर्डर। ये जीरो ऑर्डर में डाल के देखो, जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले में डाल के देखो, वैल्यू नहीं मिलेगा, आंसर ही नहीं आएगा इसके लिए, क्योंकि ये तो रेशियो कॉमन है ना, डिफरेंस थोड़ी ना कॉमन है ना, समझ में? तो इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। अब नीचे एक स्टेटमेंट लिख लो, concentration of reactant left concentration of reactant number 2, concentration of reactant left after equal time interval, after equal time interval follows geometric progression, gp follows geometric progression। ये जो सेकंड स्टेटमेंट लिख रहा हूं उसको मैं समझा रहा हूं। टाइम और 80, 80 मतलब रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, टाइम मान लो t इज इक्वल टू 0 है, तो 80 का वैल्यू क्या होता है, ए नॉट। t0 पे 80 का वैल्यू क्या है, ए नॉट है। t इज इक्वल टू 2t पे क्या हो जाएगा, सॉरी t इज इक्वल टू t पे क्या हो जाएगा, ए नॉट ई पावर माइनस के टी। 2t पे क्या हो जाएगा, ए नॉट ई का पावर माइनस 2 kT। समझा ना, 2 kT हो गया ना, टाइम डबल कर दिया मैंने, तो ई का पावर क्या हो जाएगा, -2 kT। अच्छा, अगर मैंने यहां पे t इज इक्वल टू 3t ले लिया तो ए नॉट ई का पावर -3 kT। इनके बीच का जो रेशियो है वो चेक करो, इन दोनों का रेशियो ले लो, क्या आएगा 80 80 कैंसिल, यानी ये क्या बचेगा ई पावर -kT। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो ले दो, ए नॉट कैंसिल, इसका पावर -2 - kT, ये -kT बचेगा क्या, ई पावर kT। रेशियो हमेशा क्या बचेगा,
ए पावर माइनस के टी हमेशा रेशियो बचेगा, यानी ए पावर के टी जो है वो ई पावर के टी जो है वो हमारा हमेशा इसका रेशियो रहेगा। आई ना बात समझ में? समझा कि नहीं? इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का, तो ई पावर माइनस के टी जो है ऊपर, यानी ई पावर के टी, इन दोनों का रेशियो ले, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो ये भी हो जाएगा ई पावर के टी। ठीक है, क्लियर होना सबको? कहीं भी आप उल्टा पुल्टा कोई भी रेशियो ले लो, हमेशा रेशियो सेम रहने वाला है, ये जीपी को फॉलो करेगा। ये समझ में आया? आपको याद होगा, ऐसा मैंने पहले भी बताया था, जीरो में क्या लिखा था हमने, ए नॉट माइनस के टी, ए नॉट माइनस के टू टी, ए नॉट माइनस के थ्री के टी, ए नॉट माइनस फोर के टी। याद आया ना? इसको साथ साथ में कंपेयर करते हुए चलो तो बहुत मजा आ जाएगा, इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको। ओके, थर्ड पॉइंट, इसमें थर्ड पॉइंट लिखो, half life is independent of initial concentration। खैर ये तो मैंने पहले भी बता दिया था, वापस एक बार लिख लो, half life of first order, half life of first order, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही है, half life is independent of initial concentration, half life is independent of initial concentration। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जीपी के बेस पे ही है, हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेस पे ही है। इफ t इज इक्वल टू 0 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन है C0, t पे है 3/4 C0, 2t 3t पे क्या होगा ये बताओ। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है C0, टी पे हो गया 3/4 C0, तो इनके लिए क्या होगा वो बताओ, इनके लिए क्या हो जाएगा वो बताओ। सही है, करेक्ट है। चलो, मतलब इन दोनों का आपको क्या निकाल लेना है, रेशियो निकाल लेना है, तो 3/4 का डिफरेंस मुझे मिल रहा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर C0, और इसका हो जाएगा 3/4 का क्यूब C0, एंड सो ऑन। ये पावर 1 है तो 1, इसका पावर 2, इसका पावर 3। रट्टा मत मारना, रट्टा मत मारना, समझना इस चीज को।
समझना, रेशियो जो है वो कॉमन आ रहा है यहां पे, फर्स्ट ऑर्डर में रेशियो कॉमन आएगा और जीरोथ ऑर्डर में डिफरेंस कॉमन आएगा, वो एपी है। मेरे ख्याल से मेडिकल वाले बच्चों को भी एपी जीपी तो पता है ना, तीन चीजें होती है ना, मेडिकल वालों को पता है क्या, एपी जीपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्री के प्रोग्रेशन तो आ चुका है। हाँ, छोटे छोटे थे ना आप तब लोग आ चुका था। तीन चीजें होती है ना, एपी जीपी एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो तो एपी का रेसिप्रोकल होता है, एपी का रेसिप्रोकल कर देते हो तो वो पता है ना, यस वेरी नाइस, एपी का रेसिप्रोकल एचपी हो जाता है, राइट। चलिए 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 चलिए, एक और बताता हूं क्वेश्चन। चलो अब लिखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अच्छा, अब इसमें मुझे कोई और चीज तो बतानी नहीं है। क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन इसके लिए लिखो। एक चीज याद रखो, आपको रेट इज इक्वल टू के ए पावर 1, और इसके लिए लिख सकता हूं मैं एटी का पावर 1, ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है, k इज इक्वल टू 1/t ln ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स और ए नॉट अपॉन एटी। इसको ए नॉट माइनस एक्स को आप एटी भी लिख सकते हो, हाँ, एटी मतलब टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। और दूसरा आपको याद रखना है कि टी हाफ इज इक्वल टू एल एन टू बाई के, और इसको लिख सकता हूं मैं 0.693/k। ये एल एन टू का मतलब होता है 0.693/k, या 0.693, के तो के ही है, ये टी हाफ के लिए है। बस ये तीन फॉर्मूलाज हमें आप याद रखने हैं, तीन चार फॉर्मूला आपको याद रखने हैं बस। इसके बेस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा, मैक्सिमम क्या, 95% क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 5 क्वेश्चन के लिए, 5% क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बस, बाकी तो ठीक है, कुछ नहीं है। और एक चीज फिक्स्ड है कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बोर्ड्स में, कहीं भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो फर्स्ट ऑर्डर के बेस पे पूछा जाता है, रेयरली जीरो ऑर्डर यूज होता है, सेकंड ऑर्डर तो है ही नहीं। फिर भी बता देंगे आपको सेकंड ऑर्डर भी, थोड़ा बहुत ऐसा मजा करने के लिए, आपका क्यूरियोसिटी जो है उसको क्योर करने के लिए, अदरवाइज कोई इतना भयंकर नहीं है वो। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, for the first order reaction, initial concentration is 8 molar. Initial concentration is 8 molar, which changes to 2 molar in 40 minutes. So determine, number 1, rate constant of the reaction. Rate constant of the reaction. Number 2, half lifetime of the reaction. And number 3, concentration of reactant after 60 minutes.
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आफ्टर 60 मिनट्स। तीन चीजें फाइंड करनी है आपको। एक तो फाइंड करना है रेट कांस्टेंट, मतलब यहां से रेट कांस्टेंट आ जाएगा। टी हाफ फाइंड करना है, हाफ लाइफ टाइम फाइंड करना है। यहां से जो रेट कांस्टेंट आएगा वो वैल्यू आप यहां पे डाल दोगे तो आपको हाफ लाइफ मिल जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट आफ्टर टाइम 60 मिनट पूछा गया है, तो यहां पे टी की वैल्यू है, ये 80 आपको पूछा गया। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 8 मोलर। ये आपको बोला गया कि 8 मोलर टू 2 मोलर होने के लिए 40 मिनट्स लगती है। 8 टू 2 मोलर होने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 40 मिनट्स का टाइम लग रहा है। तो आपको यहां से के का वैल्यू मिल जाएगा ना, इसमें पुट करो। 8 टू कहां जा रहा है? ये 8 टू 2 में जा रहा है, 8 टू 2 में जा रहा है। आपको के को सब्जेक्ट बनाना है। ये टी का वैल्यू आपको 40 दे दिया है, ये 40 दे दिया, ये 8 दे दिया, ये 2 दे दिया, यानी ए नॉट माइनस एक्स दे दिया डायरेक्टली। ठीक है, तो वहां से आपको के का वैल्यू मिल जाएगा। वो के का वैल्यू यहां पे पुट करो इस टी हाफ वाले में, तो वहां से आपको के का टी हाफ का वैल्यू मिल जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन ए टी का वैल्यू फाइंड करना है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपका दिया है और 60 मिनट्स दिया हुआ है। बस कुछ नहीं, आपको वैल्यू लेके आना है, बस कहानी खत्म, पैसा आजम। ठीक है, बस तो आज यहां तक रुकते हैं हम। आज शाम को मिलते हैं 6:30 बजे, तब वो दोनों डीपीपी हम खत्म करेंगे, 4 एंड 5। खुद से कोशिश कर लेना, जितना हो सके उतने क्वेश्चंस कर लेना, बाकी मैं बताता हूं। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर। जूम पे लेंगे शाम को। सायोनारा।